सो गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं आर के शर्मा। आज का हमारा न्यू वीडियो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी पार्ट 6। इसमें मैं डिस्कस करूंगी कि जो सेल हैं वो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, स्पेसिफिकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, उसके बाद डिफरेंशिएशन आती है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगी कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं, प्रोजेनाइटर सेल्स क्या होते हैं। सो गाइस, अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो मेरा वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा डायग्रामेटिक है, तो ताकि मैं आपको और अच्छे से इस चीज़ के बारे में समझा सकूं। सो गाइस, नाउ आई स्टार्ट माय वीडियो। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन सिंपल भाषा में जब इमेच्योर सेल मैच्योर सेल में कन्वर्ट होता है। इमेच्योर सेल ऐसा सेल है जो सिर्फ डिवाइड करने की प्रॉपर्टी रखता है, पर उसके पास कोई फंक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, उसे नहीं पता कि उसे क्या बनना है, क्या करना है, कौन सा ऑर्गन तैयार करना है। मैच्योर सेल में जब वो कन्वर्ट होता है तो वो एक स्पेशलाइज सेल बन जाता है। तो उसे पता चल जाता है कि आइदर उसको लंग सेल बनना है, आइदर लिवर सेल बनना है, आइदर हार्ट का सेल बनना है, आइदर आई लेंस का सेल बनना है, आइदर नर्व सेल बनना है। तो इस चीज को बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, जब उसे अपने फेट का पता चल जाए। तो बेसिकली सेल डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो इमेच्योर सेल होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर सेल। ये डायग्राम है कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले आता है फर्टिलाइज्ड oocyte। ये कब होता है? जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मीन्स स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बन गया ये जाइगोट स्टेज। उसके बाद क्लीवेज हो रही है, माइटोसिस हो रही है, मोरूला स्टेज आ रही है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा ये कौन सी स्टेजेस हैं। तो ये मोरूला स्टेज है। मोरूला के बाद ब्लास्टुला स्टेज आ रही है, जिसमें आपको ये देख सकते हैं ये जो लार्ज सेल, स्मॉल सेल, लार्ज सेल पेरिफेरी की तरफ चले गए हैं, स्मॉल सेल्स एक नोब टाइप बना दिया है इन्होंने। ठीक है, जिसको एम्ब्रियोनल नोब भी बोला जाता है, इनर सेल मास भी बोला जाता है। ये होगी ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला के बाद गेस्टुला आई, जिसमें डिफरेंट जर्म लेयर फॉर्मेशन हुआ, सेल स्पेसिफिक हुए। उसके बाद यहाँ एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ। यहाँ देखिए पूरा का पूरा एम्ब्रियो तैयार हो गया। तो अब कैसे कैसे सेल का डिफरेंशिएशन होता है उसमें आप ये देख सकते हैं, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट, फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फर्टिलाइज्ड oocyte, जाइगोट। जाइगोट इज अ सिंगल सेल विद द डिप्लॉयड न्यूक्लियस, 2n न्यूक्लियस। तो ये जो सेल होता है टोटीपोटेंट सेल होते हैं। टोटीपोटेंट, जाइगोट, मोरूला, ये जो भी सेल्स हैं ये टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट का मतलब एक सिंगल सेल के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर सके। ओके, सेकंड, यहाँ देखिए ये ब्लास्टुला स्टेज है। यहाँ पे ये जो पेरिफेरी पे आपको सेल्स दिख रहे हैं इनको बोला जाता है ट्रोफो एक्टोडर्म सेल्स। अब ये जो एक्टोडर्म सेल्स होते हैं, मैंने बताया है ट्रोफो एक्टोडर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं लाइक प्लेसेंटा, कोरियोन, और जो इनर सेल मास होता है ये जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तैयार कर सकते हैं। जैसे आप नीचे खुद इन डायग्राम्स को देख सकते हैं। इन डायग्राम में जो जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ये देखिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है, और जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जो काम कर रहा है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है वो इनर सेल मास है। तो ये जो इनर सेल मास होते हैं दीज आर प्लूरीपोटेंट सेल्स, मीन्स ये सिर्फ एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर सकते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म के लिए हमें क्या चाहिए? प्लेसेंटा। अगर एम्ब्रियो को एम्ब्रियो के साथ प्लेसेंटा नहीं होगा तो उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये वाले सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोला जाता है इन्हें। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ये प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं, प्लूरीपोटेंट सेल। अब आगे देखिए जैसे गैस्ट्रुलेशन स्टेज आई, यहाँ पे 3 लेयर्स, एंडोडर्मल स्टेम सेल आ गए, मेसोडर्मल स्टेम सेल आ गए, एक्टोडर्मल स्टेम सेल आ गए। स्टेम सेल्स का मतलब कि ये द्वारा से द्वारा ये डिवाइड कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन दे कैन डिवाइड। डिवाइड करेंगे
आइदर खुद को भी बना सकते हैं, आइदर ये ऐसे डॉटर सेल प्रोड्यूस करेंगे जो आगे जाके डिफ्रेंशिएट करेंगे, टर्मिनली डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर वो डिफ्रेंशिएशन से आगे टिश्यू बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ये होता है। एंड पहले एंडोडर्मल स्टेम सेल से देख सकते हैं जो इसकी स्पेसिफिक सेल्स तैयार होने स्टार्ट हो गए। एंडोडर्मल से इंटेस्टिनल स्टेम सेल बने, इंटेस्टिनल स्टेम सेल से ऑल इंटेस्टिनल एपिथीलियम सेल्स तैयार हो गए। उसके बाद मिजोडर्मल स्टेम सेल्स दे गिव राइज टू हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। फिर उसके बाद हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल लिम्फोसाइट बनाएगा, मोनोसाइट बनाएगा, एरिथ्रोसाइट बनाएगा, माइलोइड सेल्स बनाएंगे। एक्टोडर्मल स्टेम सेल, एपिडर्मल स्टेम सेल स्किन के फाइब्रोब्लास्ट बनाना तैयार कर दिया। अब ये देखिए टोटिपोटेंट, दिस इज जाइगोट। प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, सिर्फ जो एम्ब्रियो के सेल बना सकता है, दैट इज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट, जो सिर्फ कुछ ही ऑर्गन तैयार कर सकते हैं, ऐसे सेल्स जो कुछ ऑर्गन, लाइक एक्टोडर्मल स्टेम सेल्स जो हैं, ये एक स्पेसिफिसिटी आ जाती है इस केस में कि ये सेल हैं, ये पर्टिकुलर जो ऑर्गन है जैसे स्किन है, ये स्किन सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे मीजोडर्मल है, ये ब्लड सेल प्रोड्यूस करेंगे। अदर ऑर्गन्स भी रिलेटेड होते हैं, एंडोडर्मल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेसिफिसिटी आ जाती है सेल के पास कि इनको अपना फेट पता चल जाता है कि इनको क्या बनना है। यूनिपोटेंट, यूनिपोटेंट में आप एग्जाम्पल जैसे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जो बेसिकली ये जर्म सेल होता है जो आगे जाके स्पर्म बनाता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का यूनिपोटेंट सेल हम इसे बोल सकते हैं कि वो सिर्फ एक सेल को प्रोड्यूस कर रहा है, फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। उसके बाद ये देख सकते हैं जब इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल बन जाएंगे, एरिथ्रोसाइट सेल्स बन जाएंगे, स्किन फिब्रोब्लास्ट सेल्स बन जाएंगे, तो ये फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये इनको अपना फेट पता चल चुका है और ये वो बन चुके हैं जो इन्हें बनना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टेम सेल एंड प्रोजेनाइटर सेल, क्या डिफरेंस है? स्टेम सेल जो जिसके पास डिवाइड करने की एबिलिटी है, वो इनडेफिनेटली डिवाइड करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट सेल ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं, बेसिकली स्टेम सेल से हम ऑर्गन्स डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर हम स्टेम सेल डिवाइड करते हैं। स्टेम सेल की एक सिमेट्रिकल सेल डिवीजन होती है, एक एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन होती है। फिर वो डिवाइड करेंगे, डॉटर सेल प्रोड्यूस करेंगे, डॉटर सेल आगे जाके टर्मिनली डिफ्रेंसिएशन शो करेगा, और उसके बाद वो डिफ्रेंसिएशन उसका फेट पता चल जाएगा कि उसे क्या बनना है, कौन सा ऑर्गन बनना है। वो मैं आगे बताऊंगी कैसे स्पेसिफिकेशन होती है, कैसे डिटर्मिनेशन होती है, ठीक है, कमिटमेंट क्या है। तो अगर स्टेम सेल की जरूरत कब पड़ती है? जब बाई चांस कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, तो उस टाइम पे स्टेम सेल थेरेपी की जा सकती है। आजकल ये बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट है। प्रोजेनाइटर सेल, प्रोजेनाइटर सेल बेसिकली ऐसे सेल्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स में ही डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बेसिकली स्टेम सेल हैं, स्टेम सेल के बाद हम ब्लड के केस में देख लेते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, HSCs, ओके। वो पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? माइलोइड सेल्स में, लिम्फोइड सेल्स में। माइलोइड सेल्स में वो ब्लड के सेल्स बनाएगा, RBC बनाएगा, WBC बनाएगा, ठीक है। पर इन केस ऑफ जो लिम्फोइड सेल्स हैं वो B सेल्स, T सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स बनाएंगे। तो ये होते हैं प्रोजेनाइटर सेल्स, जो जिनके पास डिवाइड करने का एबिलिटी कम होता जाता है। जैसे जैसे स्टेम सेल से प्रोजेनाइटर सेल्स, प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं, तो डिवाइड करने की जो उनके पास कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। तो ये होता है और प्रोजेनाइटर सेल में डिफरेंस। फिर आता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं? दो स्टेज हैं, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल स्टेज है, एक होता है अडल्ट स्टेम सेल। सिंपल डायग्राम को देखें, ये फर्टिलाइज्ड एग है, वेट देखिए, फर्टिलाइज्ड एग मींस जाइगोट, जाइगोट ने क्लीवेज करी, माइटोसिस करी, और वो फ्यू सेल्ड एम्ब्रियो मींस आइदर वो 2 सेल, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज में आ गया। अब उसके बाद ब्लास्टुला फॉर्मेशन हुई, सेम वही कंसेप्ट पीछे वाला, इनर सेल मास, ट्रोफोएक्टोडर्म। फिर
अगर हम इनर सेल मास को आइसोलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इन इनर सेल मास को हार्वेस्ट करेंगे और उसको पैट्री प्लेट में लेंगे और उनको ग्रो कराएंगे। ठीक है, और जब हम उनको लैब कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में ग्रो कराते हैं तब उन्हें बोला जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये पूरे के पूरे एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकें। और ट्रोफोएक्टोडर्म, जो ट्रोफेक्टोडर्म सेल्स होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकें। सो अडल्ट स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये मल्टीपोटेंट सेल्स हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ब्रेन, हार्ट, स्किन, इंटेस्टाइन, ब्लड, मसल, इनके इनको जो सेल्स बनाते हैं वो अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं। इनके पास लॉन्ग टर्म डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, पर ये इमोर्टल नहीं होते। आगे जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स थे वो प्लूरीपोटेंट सेल्स थे, मतलब वो एम्ब्रियो का पूरा पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। मल्टीपोटेंट सेल्स जो सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गन तैयार कर सकते हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते, इनको बोलते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है जिसमें प्लूरीपोटेंसी को इंड्यूस किया गया है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर प्लूरीपोटेंट सेल्स। सेकंड जो है एडल्ट स्टेम सेल्स जो सिर्फ ऑर्गन्स तैयार कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब इन्होंने बोला है प्लूरीपोटेंसी को इंड्यूस करना है, तो सिंपल अडल्ट सेल्स आप डायग्राम में देखिए, अडल्ट सेल्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल, कोई भी हमने अडल्ट सेल ले लिया, लैब कंडीशन में इसकी रीप्रोग्रामिंग की और उसमें प्लूरीपोटेंसी इंड्यूस करी। अभी हम आगे देखेंगे अगली वीडियोस में कि कैसे सिग्नलिंग होती है, कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो स्टेम सेल्स की प्लूरीपोटेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। तो इसमें इंड्यूस्ड हो गई प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, अब उन सेल्स का अब प्लूरीपोटेंट बन चुके हैं, मीन्स वो एम्ब्रियो के किसी भी सेल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम उसको अपने तरीके से उसमें डिफ्रेंसिएशन इंडक्शन करेंगे, इंड्यूस करेंगे। वो आइदर नर्व सेल बन सकता है, आइदर ब्लड सेल बन सकता है, आइदर वो मसल सेल बन सकता है। तो क्यों ज़रूरत है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की? तो ज़रूरत इसलिए होती है, जैसे डिजीज़ मॉडलिंग, हमारे बहुत से डिजीज़ हैं, जैसे आप ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ दे सकते हैं, अल्जाइमर डिजीज़, जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम इस इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल थेरेपी को यूज़ करते हैं। ड्रग डेवलपमेंट करनी है, ड्रग की टॉक्सिसिटी चेक करनी है, जीन थेरेपी करनी है, सेल बेस्ड थेरेपी करनी है, तो उसके लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंसी। ठीक है, तो इस ढंग से स्टेम सेल्स को भी वापस प्लूरीपोटेंट बनाया जा सकता है, अडल्ट स्टेम सेल्स को प्लूरीपोटेंट बनाया जा सकता है। सो कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट बेसिकली जब सेल को उसका फेट पता है। कमिटमेंट दो टाइप का है, स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन। स्पेसिफिकेशन जो होती है सेल की, उसमें भी सेल कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तैयार करता है। डिटर्मिनेशन में वो डिफ्रेंशिएट करेगा, ऑटोनोमसली डिफ्रेंशिएट करेगा, पर जैसे सेल स्पेसिफिकेशन नो लेबाइल होती है, मींस उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से सेल अपने आप को ऑल्टर करता है। डिटर्मिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है, इन्वायरमेंट जैसा मर्जी हो, सेल वही बनेगा जो उसे बनना है। स्पेसिफिकेशन तीन टाइप की है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होती है? ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन जिसमें सेल को पहले से ही पता है कि उसका फेट क्या है। तो इसमें जो मेन रोल होता है वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स का होता है, इन्हें मोर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स भी बोला जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं और सेल को डायरेक्ट करते हैं कि उसे क्या बनना है। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में एग्जाम्पल है मोलस्क का, स्नेल, पेटेला। तो ये उसकी अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिजम्पटिव ट्रोकोब्लास्ट सेल्स, ये उसके ब्लास्टोडर्म में पहले से ये येलो कलर के ट्रोकोब्लास्ट सेल्स आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, ये लास्ट में जाके सीलिएटेड सेल्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इन अर्ली आइसोलेट ट्रोकोब्लास्ट डेवलपमेंट, ट्रोकोलास्टिक सेल्स जो अर्ली सेल्स हैं इनको आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद लैब कंडीशन में इसको पेट्री डिश पे जब इसकी ग्रो करवाया, इसे डिवाइड करवाया, तो लास्ट में देखा गया ये वहाँ पे भी वही सेम सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है यहाँ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन हो रही है, सेल को अर्ली स्टेज से ही पता है कि उसे आगे जाके क्या बनना है। एक अनदर एग्जाम्पल है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन इन ट्यूनिकेट्स।
इस पे जो मेन साइंटिस्ट स्टडी करने वाले थे वो थे कॉकलिन। उन्होंने इसे ट्यूनिकेट में इसको सी स्क्वाट भी बोला जाता है। एस्पार्टिटा इसका साइंटिफिक नेम है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें मेन जो बात क्या है, सिंपल एक रीजन होता है एम्ब्रियो में, जो ये सी स्क्वाड का जो एम्ब्रियो होता है उसमें आप एक रीजन देख सकते हैं, ये इसमें येलो कलर शो हो रहा है। ठीक है, B4.1 ब्लास्टोमेयर्स हैं, वो ये वाला कलर शो कर रहे हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो ये जो सेल हैं वो आगे जाके पर्टिकुलर मसल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कॉन्कलिन ने इस चीज को स्टडी करना चाहा। कैसे स्टडी किया उसने? उसने सिंपल सेल रिमूवल एक्सपेरिमेंट किया। उसने इस ब्लास्टोमेयर को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जब इसको आइसोलेट किया और इसको डिवाइड करवाया तो मसल सेल बना। जब उसने देखा कि जब अगर हम किसी भी जो आपकी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है, अगर हम इस B4.1 ब्लास्टोमेयर सेल्स हैं, इनको अगर हम रिमूव कर दें तो जो लार्वा होगा वो विदाउट टेल बनेगा, बिना मसल के बनेगा। तो इस चीज को आगे अनदर साइंटिस्ट ने भी प्रूव करने की कोशिश करी। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि इसमें जो ब्लास्टोमेयर है B4.1 ब्लास्टोमेयर, उसमें जो मेन फंक्शन है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, mRNA, दैट इज द मसल स्पेसिफिक mRNA, मैको, उसका नाम था मैको। उसका मेन फंक्शन होता है जिसमें वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट है, वही क्या कर पाएगा, आगे जाके मसल फॉर्मेशन कर पाएगा, टेल मसल बना पाएगा। तो यहाँ से भी पता चलता है कि ट्यूनिकेट्स में ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होते हैं इन केस ऑफ देयर मसल फॉर्मेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, जिसमें सेल का फेट डिटरमाइन होता है कि उसके आसपास कंडीशन कैसी है। अगर जैसे ये फर्स्ट डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं ब्लास्टुला, ब्लास्टोमेयर्स हैं ये, आप इसको एग्जाम्पल मान के चलिए, ये बैक टिश्यू है, ये इसका बेली टिश्यू है। अब क्या होता है, अगर बैक टिश्यू ये वाला है, ये नॉर्मल सेल्स हैं, इनकी पोजीशन यही है, तो ये इसी हिसाब से अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, अनदर सेल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और यही टिश्यू बना रहे हैं। अगर हमने यही बैक सेल्स उठाए और उसको बेली रीजन में ट्रांसप्लांट कर दिया तो अब वो बेली रीजन के सेल्स की तरह डिवाइड करेंगे। दूसरा है कि अगर ब्लास्टोमेयर में ग्लास नीडल रिमूव सेल, सिंपल एक या फिर हीटेड नीडल डाल दी, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल हीटेड नीडल डालने की वजह से सेल डैमेज हो जाएंगे। तो वो जो सेल होगा, अगर अर्ली स्टेज में होगा तो एम्ब्रियोनिक, अगर समझ लो दो हाफ होते हैं, एक लेफ्ट हाफ एक राइट हाफ, तो क्या होगा, अगर हम राइट हाफ में हीटेड नीडल को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, उस साइड के सेल्स किल हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो लेफ्ट पोर्शन है वो कंप्लीट बनेगा, राइट पोर्शन हाफ बनेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए मल्टीपल एक्सपेरिमेंट चले कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को प्रूव करने के लिए। जैसे यहाँ एग्जांपल है ग्लास नीडल, ग्लास नीडल से इन्होंने सेल्स को रिमूव कर लिया। उसके बाद सिंपल सेल रिमूव करने के बाद भी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जो लार्वल डेवलपमेंट है, वो नॉर्मल है। फिर लास्ट है सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन। सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन ये ऐसी स्पेसिफिकेशन होती है जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन दोनों का हाइब्रिड होता है। इसका सिंपल एक एग्जांपल है इंसेक्ट ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। सिंपल सिंसिशियल का क्या मतलब होता है, एक ही सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना। क्या होता है, एक सिंपल सेल है, उसके पास न्यूक्लियस है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होने की बजाय वहां पे कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास इंसेक्ट सेल है। सबसे पहले वेट, ये स्टेज 1 सिंपल कितने साइकिल चलते हैं, यहाँ पे देखिए 13 साइकिल चलेंगे। सबसे पहले इंसेक्ट सेल है, सिंपल एक न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस हुई, मल्टीपल न्यूक्लियस बन गए। अब ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, जब स्टेज 3 आएगी तो ये पेरिफेरी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेलुलराइजेशन होगी, मींस इसके जो आसपास आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट होगी, ये सेल बनना स्टार्ट हो गए, और इस स्टेज को बोलते हैं सेलुलर ब्लास्टोडर्मल स्टेज, इंसेक्ट ब्लास्टोडर्मल स्टेज। ठीक है, अब इसमें मेन इशू ये है कि कैसे सेल्स को पता चलेगा कि इन्होंने हेड बनाना है, थोरेक्स बनाना है, एब्डोमेन बनाना है या टेल बनानी है। तो नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें भी मेन जो रोल होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का रोल होता है। तो इसमें दो मेन होते हैं, एक बाइकोइड और एक दूसरा होता है कोडल और नैनोज।
तो बाइकोइड एमआरएनए, नैनोज एमआरएनए, इनका ग्रेडियंट होता है। मींस ये आप इसको एंटीरियर साइड समझ लें, इसको पोस्टीरियर साइड समझ लें, ठीक है। अब क्या है, बाइकोइड एमआरएनए एंटीरियर साइड पे ज़्यादा है, नैनोज और कोडल एमआरएनए पोस्टीरियर साइड पे ज़्यादा है। एग लेइंग फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियर एनवल्प, सिंपल क्या होगा, जब अंदर सिंसिशियल कंडीशन बनेगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगी, तो जिस साइड जो बाइकोइड रीजन में, जो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बाइकोइड का ग्रेडियंट बना है, यहाँ पे नैनोज प्रोटीन का ग्रेडियंट बन रहा है, और न्यूक्लियस अपने अपने हिसाब से जो भी हैं वो अलग अलग जो अपने अपने ग्रेडियंट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मूवमेंट हो गई, सेलुलराइजेशन हो गई, सेल मेम्ब्रेन बन गई। तो यहाँ देखिए, यहाँ हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, टेल। तो क्या होता है, हेड वाले रीजन में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं आप, ये जो बाइकोइड रीजन है वहाँ पे हेड फॉर्मिंग रीजन है, वहाँ पे ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जो हेड फॉर्म कर रहे हैं। अब जहाँ पे धीरे धीरे बाइकोइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, कोडल की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ रही है, वहाँ पे थोरेक्स फॉर्मिंग रीजन है। एब्डोमेन में जो बाइकोइड रीजन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, कोडल और नैनोस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। ये टेल्सन रीजन है, जो टेल फॉर्मिंग रीजन है, वहाँ पे कोडल की ज़्यादा है, बाइकोइड जीरो है। हेड फॉर्मिंग में कोडल जीरो है, ठीक है। तो इस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ऑर्गन्स बनते हैं इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने सेल डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन किया, स्पेसिफिकेशन क्या होती है, डिटर्मिनेशन क्या होती है, कमिटमेंट क्या होता है, स्टेम सेल्स, प्रोजेनाइटर सेल्स क्या होते हैं। अगर गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।